आइए जानते हैं कि कल्पना की मृत्यु कैसे हुई थी और इस घटना को नजरअंदाज भी किया गया था। STS-107 ये नासा का 28 और आखिरी मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल होना था। ये मिशन ओरिजिनली 2001 में प्लान किया गया था, पर इस स्पेस शटल में बार बार आई तकनीकी खराबी के वजह से इस मिशन को 18 बार पोस्टपोन किया गया था। शटल में इतनी गड़बड़ी होने के बाद नासा को समझ जाना चाहिए था कि ये शटल अभी सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि नासा ने ये सब इग्नोर किया। 16 जनवरी 2003 को एक मिशन में कल्पना चावला और उनके क्रू को स्पेस में करीब 15 दिनों तक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने थे। लॉन्च के दिन सभी काफी खुश थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर मेंबर्स लाइफ में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो उनका पहला और आखिरी मिशन होने वाला है। जब सुबह कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया गया तो लॉन्च के कुछ सेकंड्स बाद उसके बाहरी फ्यूल टैंक के सतह पर लगा हुआ इंसुलेशन फोम का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट के करीब 800 किलोमीटर के रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसके विंग पर लगी रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी RCC हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पे किसी की नजर नहीं गई थी, लेकिन उसके अगले दिन ही जब नासा का इंटरसेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप उस लॉन्च के वीडियो क्लिप को स्टडी कर रहे थे, तभी उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। पर नासा को ये इतना सीरियस मैटर नहीं लगा था और इसीलिए उन्होंने लॉन्च के एक हफ्ते बाद तक उन्होंने क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया, और किया तो बस इतना कहा कि बस थोड़ा सा डैमेज है, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। पर क्या सच में ऐसा था? और वहीं स्पेस में 15 दिन बिताने के बाद 1 फरवरी को जब कल्पना और उनका क्रू वापस आ रहे थे, तो जैसे ही वो वायुमंडल में दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से गर्म हवा सतह पर हुए उस छेद से अंदर पहुंचने लगा। ये हवा इतनी गर्म थी कि उसने शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया कैबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन होने लगा और सब धीरे धीरे बेहोश होते चले गए। लेकिन यहाँ पे और भी खतरनाक चीज हुई। सारे क्रू के शरीर का खून उबलने लगा, जिससे शटल ब्लास्ट होने से पहले ही बेहोशी में ही सबकी मौत हो गई। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जानें चली गई। पर आखिर क्यों? क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? इस पे CAIB का कहना है कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, पर क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी अगर नासा के ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 7 दिन के अंदर ही लेफ्ट विंग के डैमेज को सीरियसली लिया होता। क्योंकि नासा अगले ही महीने 1 मार्च को एटलांटिस नाम का एक और शटल लॉन्च करने वाला था, जो लॉन्च के लिए रेडी भी था। नासा ने शुरू में एक्शन लिया होता तो एटलांटिस को 10 फरवरी तक लॉन्च किया जा सकता था फॉर रेस्क्यू मिशन, और कोलंबिया स्पेस शटल में अच्छे खासे सप्लाईज थे कि वो 15 फरवरी तक आराम से ऑर्बिट में घूमता रहता। अब सवाल खड़ा होता है कि नासा ने चुपचाप तमाशा क्यों देखा, जबकि नासा चाह देता तो वो सबकी जान बचा भी सकते थे। CAIB के अनुसार नासा के इंटरसेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप IPWG और डेब्री असेसमेंट टीम TAT ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर ही नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के ऑफिस की मैनेजर लिंडा हैम से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD को कांटेक्ट करके उनसे फोम टकराने वाले वीडियो क्लिप की हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस मंगवा ले। लेकिन लिंडा हैम ने दोनों कमेटी के रिक्वेस्ट को यह कहकर टाल दिया कि ये कोई इतना सीरियस इश्यू नहीं है, और आखिरकार DAT को हाई क्वालिटी इमेजेस ना मिलने के कारण उन्हें कंप्यूटर सिमुलेटर्स की मदद से बस अंदाजा लगाना पड़ा कि जब 1-2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम 800 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से RCC पैनल से टकराता है तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। पर हम ये जानते हैं कि असलियत और अंदाजे में काफी फर्क होता है। वो इस अंदाजे के मदद से बस इतना बता पाए कि शटल को रीएंट्री के वक्त हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, पर वो ये नहीं बता पाए कि कितना करना पड़ सकता है। इसका जवाब उन्हें दुर्घटना के बाद ही मिला होगा। खैर, इससे हमें भी एक सीख जरूर लेनी चाहिए। भले ही लिंडा हैम को इसका दोषी मान लिया जाए, पर वो एक लौती नहीं है जो लापरवाह है। हम सब भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक दूसरे के जाने खतरे में डाल देते हैं, और इसीलिए हमें ये सीख लेनी चाहिए कि एक छोटी सी भूल को नजरअंदाज करने से कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।